एक्चुअली क्या था कि मैं 17 या 18 साल का हूँगा मैं। तो मैंने एक्चुअली एक प्लान बनाया था कि मैं इंडिया से हिचहाइक करूँगा साउथ अफ्रीका तक। अच्छा। तो मैं इंडिया से निकला, बांग्लादेश गया, फिर वहाँ से मैं म्यांमार गया, फिर म्यांमार से थाईलैंड, लाओस, चाइना, तो आप मंगोलिया। बॉर्डर्स भी हिचहाइक करके? हाँ, बाय लैंड करके क्रॉस करता था। किसके साथ? ट्रक वालों के ट्रक साथ? वालों के साथ, किसी कार वालों के साथ, पैदल कर लिया। तो वो आपके पासपोर्ट देखते थे तो शौक नहीं होते थे कि ये ट्रक वालों के साथ आप क्या कर रहे हो? जनरली उनको कोई मतलब नहीं होता कि ठीक है जाओ, और हिचहाइकिंग समझ में आ जाती है लोगों को मोरलेस। मतलब इस एशियन कंट्रीज में भी समझ जाते हैं लोग। हाँ, जैसे आप बांग्लादेश जा रहे हो तो वो हो सकता है ना समझते हो उस कॉन्सेप्ट। बांग्लादेश में बिल्कुल नहीं समझ रहे थे ना, क्या है लिफ्ट नहीं देगा कोई। मैंने कहा देगा, रुको तो। तो एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे पूरा बांग्लादेश लिफ्ट दिया था। अच्छा। ट्रक बंदे के साथ गया था, रात भर गाने चला चला के, इंडियन गाने चला रहे थे। भाई तो पर जैसे बॉर्डर्स आप क्रॉस करते हो, चेकिंग नहीं होती ज्यादा? चेकिंग्स होती है। अब मेरे पास सारा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन था ना। मैं ऐसे ही तो इंडिया से थोड़ी निकल गया था। मैं एकदम सब कुछ, मैंने रिसर्च किया था कि नहीं इस वीज़ा, इस देश का चाहिए वीज़ा, इस देश का नहीं चाहिए वीज़ा, इस देश का वीज़ा यहाँ से मिलेगा, ये सब कुछ लेके मैं निकला था इंडिया से। अच्छा, तो किसी बॉर्डर पे आपको सबसे ज्यादा परेशान किया गया हो, कौन सा है वो? परेशान किया गया हो बॉर्डर, आई डोंट थिंक सो उस ट्रिप पे कभी हुआ था कभी कुछ ऐसा। लेकिन एक बार सर्बिया पहुंचा था तो हुआ था मेरे साथ कि बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था। क्या हुआ था? कि क्यों यहाँ पर आ गए हो, तुम सच में ट्रैवलर हो या नहीं। क्योंकि इंडियंस जाते हैं ना सर्बिया, वहाँ से फिर यूरोप भाग जाते हैं। उसमें मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग वीज़ा नहीं था, नहीं मेरे पास US UK कोई वीज़ा था ही नहीं मेरे पास। तो उसकी वजह से उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल वगैरह किए थे और सब कुछ एक एक चीज़ खोल के चेक किया था। तो ऐसा परेशान किया था उन्होंने मुझे। भाई वो आप बता रहे थे कोल्डेस्ट एरिया। यस, कोल्डेस्ट। तो मैं पहुंचा वहाँ से किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान से मुझे लगा कि मुझे जाना है अब द कोल्डेस्ट इनहेबिटेंट प्लेस इन द वर्ल्ड। क्योंकि मैंने एक वो देख लिया था, डॉक्यूमेंट्री देख ली थी वहाँ की। एक डॉक्यूमेंट्री थी ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज़ चैनल ने बनाई थी। तो मुझे कहा वहाँ मुझे जाना है। और वहाँ से, क्योंकि मैं सारी लैंड जर्नी कर रहा था, मैंने फ़्लाइट नहीं लेने का कसम खा रखा था कि फ़्लाइट लूँगा ही नहीं मैं। तो वहाँ से तकरीबन 10,000 किलोमीटर था। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो हिचाई करके निकल गया मैं एकदम। वहाँ से पूरा कजाकिस्तान क्रॉस किया, वहाँ से पूरा रशिया का एकदम मोस्ट ईस्टर्न पार्ट पहुँचा हिचाई करते करते करते, और एक सबसे बड़ी सिटी पहुँचा याकुत्स्क, जो कि दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट सिटी है, कोल्डेस्ट बिग सिटी। -64 गया मैं टेम्परेचर वहाँ पे। ओ भाई, -64। भाई कितनी लेस पहनी हुई थी आपने कपड़ों की? 7 या 8। ओ भाई साहब। उसके बाद वहाँ से और था 2000 किलोमीटर दूर, नथिंग, इसके बीच में कुछ था ही नहीं। अगर आप फ्रीज हुए तो गए आप। और वो जो रोड था, उस रोड का नाम था रोड ऑफ बोन्स। एक्चुअली बिकॉज वो रोड जो ह्यूमन बोन होता है ना, उससे बना हुआ था वो बोन्स। सो उसकी छोटी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि हुआ तो क्या था कि गुलक्स के टाइम जो गुलक्स प्रिजनर्स थे उनसे रोड बनवाया जा रहा था। और वो जब मर गए, क्योंकि इतनी कोल्ड वेदर में तो मर ही जाएंगे, जब मरे तो उसका जो बोन था एज अ स्टोन यूज़ कर लिया उन्होंने कि चलो हटा नहीं, बोन नहीं है तो स्टोन ही डाल देते हैं। सॉरी, स्टोन ही तो बोन ही डाल देते हैं। और तो एवरी 1 मीटर जितनी आप कदम लोगे उतने लोग वहाँ मरे हुए हैं, उसके अंदर दफनाए हुए हैं। बेसिकली आप शमशान के ऊपर पूरा चले जा रहे हो। एक रोड बनी हुई है एकदम क्रेजी भाई, 2000 किलोमीटर लंबी रोड। और कितना क्रेजी है वहां पर रहना, क्या क्या अलग चीजें हैं इतने टेम्परेचर पे सब कुछ रहना। अलग है वहाँ पे। तो समझ ही नहीं आता कैसे लोग रहते हैं वहाँ, क्यों ही लोग रहते हैं। अब बाहर नहीं सकते 10 मिनट से ज़्यादा। 10 मिनट के बाद आपको फील होगा कि क्या क्या हो रहा है, सब कुछ एकदम। और जो घर है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वो गर्म रहते ही हैं या इतने अच्छे से बने हुए हैं कि अंदर ठंड नहीं लगेगी आपको? ह्यूमन आई थिंक हर जगह रहने का जुगाड़ लगा ही लेते हैं। तो वो लोग भी वहाँ पे पहुँच गए। उनका मेन खाना मीट है। उनके पास जो घोड़े होते हैं वो होते हैं, उसको काट के खाते जाते हैं। उनका मेन फिशिंग है और खाते हैं घोड़े बहुत ज़्यादा वो लोग। घोड़ा इज़ द बिगेस्ट फूड खाना देर। और तुमने यहाँ पे कौन से चैलेंजेस फेस करे सिंस वो एकदम यार इतना ठंडा रहता है? बात ये है कि वहाँ जाने के लिए लोग थे ही नहीं। एक छोटा सा गांव है जहाँ पे 500 लोग रहते हैं, और वो दुनिया का सबसे ठंडा जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं। -72 डिग्री सेल्सियस गया है वहाँ पे, -72 डिग्री सेल्सियस। हमारा फ्रीजर -30 रहता है, -20 हाँ सही में। तो -40 डिग्री सेल्सियस। और वहाँ पे मैं पहुँचने के लिए कुछ मिल नहीं रही थी। तो वो रोड पे मुझे लिफ्ट मांगना पड़ रहा था। सब लोग मुझे बोल रहे थे तू मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा। सब रशियन मुझे वार्न कर रहे थे कि यू विल डाई यू विल डाई। मैंने कहा नहीं, पहुँच जाऊँगा, मैं पहुँच जाऊँगा। तो वो रोड पे मैं 3-4 दिन तक लगातार लिफ्ट मांगता रह गया। और एक बार ऐसा हुआ था कि 3 दिनों तक कोई लिफ्ट मिली ही नहीं मुझे। मैं 3 दिनों तक लगातार रोड पर खड़ा हूँ मैं और लिफ्ट मांग रहा हूँ। 3 दिन तक आप रोड पे हो? हाँ, रोड पे हूँ। और पास में एक कैफ़े थी, थैंकफुली उस कैफ़े में जाके मैं रुकता था जब ठंडी लगती तो मुझे। तो अरे बाप रे यार, भाई इतना टॉर्चर क्यों करा आपने अपने आप को? भाई ये तो सुन के मेरे को लग रहा है भाई यार, नहीं मतलब शायद अब बड़ी बहुत थ्रिलिंग होगा तुम्हारे लिए। उस समय मेरे थ्रिलिंग था, लेकिन ये करना है, ये मुझे यहाँ पहुँचना है। आई वॉज द 4th इंडियन टू रीच देयर। उससे पहले कोई इंडियन गए, 4 इंडियन ही गए थे। हाँ अच्छा। वो भी एक्सपीडिशन चलती है वहाँ जाने के लिए, बहुत एक्सपेंसिव होता है वो ट्रिप।
वो रशियन लेके जाते हैं बड़े बड़े कार में स्टफ। हिच हाइक करके आप पहले ही हो गए हाँ मेरे पहले ही ख्याल मैं पहुंचा। से। भाई आपने इंडियन ट्रक ड्राइवर्स के साथ भी टाइम बिताया और बाहर के ट्रक ड्राइवर्स के साथ भी टाइम बिताया है, कुछ आपको डिफरेंस लगा पर्सनैलिटी में, या ये लोग क्योंकि इतने लंबे टाइम तक रोड पे ही रहते हैं इनका माइंडसेट भी थोड़ा अलग, थोड़े लोनली होते हैं, कैसे क्या या सेम ही होते हैं, कैसा रहता नहीं है? मुझे एक बात लगा कि अगर यूट्यूब वगैरह चला रही नहीं तो कम से कम कंडक्टर तो बने जाऊंगा मैं। बैक वैक तो करवा ही दूंगा। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी मेरे पास है। लेकिन हाँ ट्रक ड्राइवर्स वगैरह की जो लाइफ होती है ना डिफरेंट है इंडिया के बाहर। एक बार तो रशिया के अंदर आप जो ट्रक्स देखोगे ना बहुत लग्जरियस होते हैं। यूएस के अंदर जो ट्रक्स बहुत लग्जरियस होते हैं, लेकिन आरबी हो जाता है, उसके अंदर फ्रिज है, खाना बनाने का है, 2 बड़े बड़े बंक बेड है सोने के लिए। तो रशिया के अंदर अलग ही ट्रक्स होते हैं, एकदम बड़े बड़े कंफर्टेबल ट्रक्स होते हैं। तो वो आपको शेयर करने देते थे बेड अपना? हाँ बोले आ जाओ सो जाओ, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, आके ऊपर जाकर सो जाओ, ऐसे लोग बोलते हैं रशिया के अंदर। अच्छा। और इंडिया में कैसे बोलते थे? इंडिया में भी अच्छे हैं एकदम, वो चाय बनाएंगे आपको, खिलाएंगे पिलाएंगे एकदम, वो भी बहुत हॉस्पिटेबल हैं। इंडिया में भी ट्रक ड्राइवर बहुत हॉस्पिटेबल है। पर वो लग्जरी नहीं है उनके ट्रक्स पास में। लग्जरी है ही नहीं, उनके पास कुछ नहीं, किस आपको कैसे देंगे वो? उनके पास जो है वहीं पे आपको देंगे, जो हो सकता है वही आपको ऑफर करेंगे। बट वो बहुत रिच है, लाइक अपने दिल से कि जो भी था मुझे खिलाते थे पिलाते थे। इंडिया में भी उन्होंने किया ये। पर जब आप ये कोल्डेस्ट एरिया में थे तो मैंने देखी थी उस टाइम आपकी वीडियो, पानी वानी आप उछाल रहे थे तो वो जम जा रहा था, ऐसा कुछ हाँ भी हो रहा था? ऐसा होता है एक्चुअली। वो जो पानी है ना वो गर्म पानी रहती है, वो ठंडी पानी नहीं रहती है। अच्छा। वो गर्म पानी को आप जब फेंकते हो हवा में तो वो बर्फ बन जाती है तुरंत, इंस्टेंटली। भाई ऐसी कौन सी कंट्री है जो आपका ड्रीम था जाने का कि भाई मेरे को यहाँ जाना है, पर जाके इतना मज़ा नहीं आया कि यार सोचा तो कुछ और था? एक्चुअली क्या था कि जब मैंने जैसे बताया कि मुझे पढ़ाई करने के लिए जाना था, तो जर्मनी वाज द बेस्ट ऑप्शन कि जर्मनी जाओ। जर्मनी में ना बहुत सारे एजुकेशन भी फ्री हो जाती है। एजुकेशन फ्री है, जितने भी तुम इंडिया में इंजीनियरिंग करोगे तुम जर्मनी में इंजीनियरिंग कर लोगे। तो वहाँ पे एक ड्रीम था जाने का। फिर जब आप पहुंचा तो फिर मुझे काफ़ी नॉर्मल कंट्री लगी, एडवेंचरस कुछ खास लगी नहीं मुझे। कौन सी सिटी गए थे आप? सबसे पहले मैं बर्लिन ही गया था। बर्लिन अच्छा नहीं है ना? हमें भी इतना मज़ा नहीं आया वहाँ। थोड़ा सा ही लगा मुझे, उतना अच्छा नहीं लगा। मुझे वहाँ साउथर्न जर्मनी की अच्छी लगी। नेगेटिव वाइब लगी, जैसे हम गए थे वहाँ पे तो इतना जैसे कहीं गए हो तो लग नहीं रहा था कि बर्लिन में कि आप घूम रहे आए हो, मतलब दबी वाइब, नेगेटिव वाइब थी। आपको भी यही फील हुआ? थोड़ी सी मुझे ऐसा फील हुआ था कि लाइक बर्लिन के अंदर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे। साउथर्न जर्मनी अच्छा लगा कंपेयर टू लाइक जो म्यूनिक वगैरह, काफ़ी मुझे बेटर लगा। म्यूनिक वगैरह ज़्यादा बढ़िया है। हाँ। लोग कौन सी कंट्री के आपको बेस्ट लगते हैं? अफगानिस्तान सबसे बेस्ट लोग हैं वो। कितने मेहमान नवाज लोग हैं। कुछ भी आप बोल दो, आप एक बार बस बोल दो कि आप इंडिया से हो, कोई आपसे पैसे 1 रुपये नहीं लेगा और ज़बरदस्ती आपको लाइक देंगे ही। लाइक नहीं आप दे ही नहीं सकते मुझे पैसे आप। भाई ये हमने बहुत सुना है यार कि ऐसा हो। और जितना वो उनका प्यार इंडियन के प्रति उतना नफरत पाकिस्तानी के प्रति है। बहुत ज़्यादा नफरत है उनका। उनसे डबल पैसे ले लेते हैं। हाँ एक बार एग्जाम्पल था, मैं अफगानिस्तान में था। बेसिकली क्या इतने इंडियंस वहाँ जाते नहीं है, सिंस पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, तो पाकिस्तानी जाते रहते हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो एक टैक्सी ड्राइवर था, टुक ड्राइवर, और वो मुझे लेके गया और फिर मेरे से वो 500 रुपये मांगने लग गया। तो मैंने कहा यार 2 मिनट तुम लेके आया है, 100 रुपये भी नहीं होंगे, तो 500 कैसे मांग रहा है? तो बोलता है तुझे 500 देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। फिर मैंने बातों में बोल दिया तो इतना तो इंडिया में भी नहीं लगता। तो बोला अच्छा भाईजान आप इंडिया से हो? मैंने कहा हाँ मैं इंडिया से हूँ। फिर वो बंदा मेरे से पैसा लिया ही नहीं। उसने मुझे 10 बार सॉरी बोला। उसने बोला कि मुझे लगा कि आप पाकिस्तान से हो। भाई आप अफगानिस्तान में फंस भी गए थे जब आपको इंडियन एम्बेसी कॉल करना पड़ा था, वो क्या हुआ था? हुआ क्या था कि 2020 में मैं पहली बार अफगानिस्तान गया था, जब उस समय यूएस और अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही थी। यूएस और जो तालिबान आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो मैं चला गया और जाने के बाद मुझे जो लोकल मिलिट्री उन्होंने पकड़ लिया था, मुझे और मेरा एक फ्रेंड था ब्रेडन, हम दोनों को उन्होंने पकड़ लिया ताकि क्योंकि अनसेफ है ये बोल कर उन्होंने पकड़ा था। और अब पकड़ के उन्होंने अपने ऑफिस लेके गए हमें। तालिबान वाले? तालिबान नहीं, तालिबान तो उस समय जो ऑफिशियल अफगानिस्तान, उस समय अफगानिस्तान के जो लोग थे, उस समय जो अफगान गवर्नमेंट की जो पार्ट हुआ करता था, जो जिसको यूएस सपोर्ट करती थी, इंडिया सपोर्ट करती थी, तो वही मुझे ऑफिस लेके गई और फिर उन्होंने कॉल कर दिया हमारे एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी को और यूएस एम्बेसी को। इंडियन एम्बेसी का तो पहले 4 घंटे के बाद कॉल रिसीव हुआ, कॉल उन्होंने बैक किया मुझे। और कॉल करते ही सबसे पहले बोलते हैं तो क्यों आया यहाँ पर? पापा को पता है कि तुम यहाँ पर हो? पापा को पता है? हाँ पापा को पता है। पापा को बताओ, पापा का फ़ोन नंबर दो, पापा से बात करनी है। यार ये क्या कहीं स्कूल में थोड़ी है। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने कहा तुम्हें पता है वहाँ चला, तुम क्या कैसे पहुँच गए हो? और जस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ यूएस ने कैसे बात किया। उसने मेरे फ्रेंड को कॉल किया, ब्रेडन को, और बोला कि आई नो यू आर वेरी वेरी एडवेंचरस बट यू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन इज नॉट गुड राइट नाउ, प्लीज़ गेट आउट सून एज पॉसिबल, वी विल गिव यू मनी, वी विल गिव फ्लाइट टिकट, वट एवर यू नीड।
अरे बाप रे। ऐसे ही 2 बंदे का अलग अलग फिर आपको उन्होंने छोड़ा कैसे? उन्होंने फिर छोड़ दिया और मैंने कहा मैं इसी के साथ चला जाऊंगा। तो फिर यूएस एम्बेसी ने ही मेरी हेल्प की और मैं ब्रिटेन के साथ ही चला गया। देन उसके अगले दिन ही मैंने फ्लाइट निकल गया। तो आपके फ्रेंड ने बताया कि मेरे साथ एक इंडियन फ्रेंड भी है, इसकी भी हेल्प कर इसके भी हेल्प कर दो और साथ में हम दोनों निकल जाते हैं। तो हम दोनों ये तो साथ में बहुत निकल ही गए। सही चीज़ हो गई यार। भाई ये वैसे कितना गलत एग्जाम्पल है यार। अपनी कंट्री कह रही है कि अरे पापा को फ़ोन करो। भाई कभी आपने इंडियन एम्बेसी की किसी और कंट्री में हेल्प मांगी और आपकी हेल्प हो गई, ऐसा हुआ है? हमेशा कुछ ना कुछ आपको गलत ही होता एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। किर्गिस्तान में थे हम, हमारे एक वरुण भाई थे, हम दोनों फंसे हुए थे। हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गया था ऑफिशियल्स के साथ कि हमें पता नहीं था कुछ रूल्स। और वहाँ पे एम्बेसी पहुँचे तो पता है एम्बेसी स्टाफ क्या बोलता है कि आप इस कंट्री क्यों आए हो अगर आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती हो तो उनके हिसाब से दुनिया में 197 कंट्रीज तो सब सारे के मैं लैंग्वेज सीख के जाऊँ। सही बात है। वो बोलते हैं आपको लैंग्वेज नहीं आती, यहाँ पे क्यों आ गए हो आप, अरे ये बोल रहे हैं सीधा। ये कंट्री है कहाँ पर और कैसी कंट्री है भाई? किर्गिस्तान ये रशिया का एक सोवियत कंट्रीज है। सोवियत का पार्ट हुआ करता था और रशियन बोलते हैं अभी भी वहाँ पे। अच्छा, सारे सोवियत कंट्री रशियन बोलते हैं। अच्छी कंट्री है। अच्छी कंट्री है, उसे कहते हैं आई थिंक स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, क्योंकि काफ़ी माउंटेनस कंट्री है। बहुत ज़्यादा माउंटेन्स, ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं। सुंदर है नेचर बहुत वाइज। सुंदर है, बहुत नेचर वाइज। ऐसी कंट्रीज जो जिनके हमें नाम भी नहीं पता होते, जैसे तो यहाँ पे भी आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स और ये सब मिल जाता है? मिल जाते हैं। अब मतलब ऐसा है ना, वो हर जगह पहुंच रखे इंडियन, ऐसी वो कोई जगह ही इंडियन नहीं जहाँ नहीं रेस्टोरेंट मेजरली पहुंचे। इंडियंस ही रन कर रहे होते हैं वहाँ पे सारे। मोस्टली इंडियन रेस्टोरेंट्स कर रहे होते हैं। और भाई जो ये तुर्कमेनिस्तान, ट्यूनीशिया ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ये कैसी कंट्रीज होती हैं? तुर्कमेनिस्तान तो काफ़ी डिक्टेटरशिप कंट्री है, डिक्टेटर्स हैं वहाँ पे। एक फनी सा एग्जाम्पल है वहाँ का जो डिक्टेटर था तानाशाह, वो डेंटिस्ट था। उसने डेंटिस्ट की पढ़ाई की थी। तो वो जब वापस से तुर्कमेनिस्तान में वो जब प्रेसिडेंट बना तो उसे वाइट से बहुत प्यार था, क्योंकि ऑफकोर्स डेंटिस्ट था। तो उसने क्या किया कि एक सिटी बनवाई और पूरा वाइट, द वाइटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना मिला है उस सिटी को। और सब कुछ मार्बल यूज़ किया गया है, पूरा मार्बल वाइट, पूरे मार्बल वाली सिटी बनाई है उन्होंने। और कोई भी वाइट कलर की कार अलाउड नहीं है सिटी के अंदर। सॉरी, वाइट कलर की ही कार अलाउड है, किसी अदर कलर की कार अलाउड नहीं है। अच्छा।